हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेस बैच सीरीज़ ऑफ सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल। तो सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल की पेस बैच सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो देखो, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम उसके MCQs करेंगे आज। MCQs के बाद फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस पर आएंगे, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए थे, फिर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ही, जो MCQs इम्पोर्टेंट है, बस वो ही कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? यहाँ पर 4 चेंज दिए गए हैं ABCD करके। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें तीन तो ऐसे हैं जो कि फिजिकल चेंज होंगे और एक केमिकल चेंज होगा। तो इसको हम आइडेंटिफाई करके इसका आंसर देंगे। देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव वाटर वेपर। पानी के उबलने के बाद पानी वाटर वेपर देता है। तो ये फिजिकल चेंज होगा, ये एक फिजिकल चेंज है। हमें तो वो ढूंढना ना जो फिजिकल चेंज ना हो। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बर्फ के पिघलने के बाद पानी का बनना एक फिजिकल चेंज होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घुलना एक फिजिकल चेंज होता है। पानी में नमक का घुलना एक फिजिकल चेंज होता है। कंबक्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस का जलना, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो D विल बी आंसर। तो D इसका आंसर है, D इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ABC यहाँ पर फिजिकल चेंज है और D यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। तो D इज द केमिकल चेंज। कंबक्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG गैस का जलना, यहाँ पर D पार्ट जो है वो आपका फिजिकल चेंज है, नहीं है। इट्स दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू, द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ। नीचे हमें रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें बताना है कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें से क्या है ये? तो देखिए, 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NaO प्लस 6H2O। तो ये जो रिएक्शन होगी आपकी, ये कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ये देखना होगा हमें। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है स्टूडेंट? इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया। In this reaction, oxygen is displacing hydrogen from ammonia. Hence, it is displacement reaction. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में हो रहा है कि ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर दिया गया है, अमोनिया ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया है, ठीक, जिससे कि वाटर बना है। तो इसलिए अमोनिया गैस ने ऑक्सीजन को यहाँ पर डिस्प्लेस किया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुआ है। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड बी द करेक्ट आंसर। मतलब इसका इसमें सी पार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड बी राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड बी राइट आंसर। तो मतलब इसके 2 आंसर होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसमें A ऑप्शन में है फर्स्ट एंड फोर्थ, B ऑप्शन में है सेकंड एंड थर्ड, C ऑप्शन में है फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर C ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और रेडॉक्स रिएक्शन भी हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन सब जानते ही होंगे, अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो जाए तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पिछली वीडियो में दे दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में
कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट? तो कौन से स्टेटमेंट के लिए ये जो रिएक्शन दी हुई है ये करेक्ट होगी? रिएक्शन दी है हमें 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर आयरन की रिएक्शन वाटर से होती है, आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन की रिएक्शन वाटर से होती है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू आयरन, हैंस आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इस तरीके से आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, हैंस वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस तरीके से वाटर यहाँ पर रिड्यूस हुआ होगा। वाटर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, वाटर यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहा है, हैंस वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए इसका सी पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही होगा। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। कैसे? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ तो आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि आयरन ने ऑक्सीजन को क्या किया है, फाइंड किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आयरन मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुई, बिल्कुल सही जवाब। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो वाटर यहाँ पर रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को खो करके H2O ने हाइड्रोजन बना लिया। तो मतलब H2O पर पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं रहा, तो मतलब ये रिड्यूस हुआ। तो ये भी ठीक है बात, वाटर इज गेटिंग रिड्यूसिंग, मतलब वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर थर्ड ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से यहाँ पर काम किया, बिल्कुल किया। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन जवाब इसके सही है। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी जवाब इसका सही है, ये गलत है थर्ड। वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम किया, ये बात ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस और आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। फिर दोबारा समझते हैं कि इसमें क्या हुआ कि आयरन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, आयरन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो अब आयरन को ऑक्सीजन मिल गया ना, आयरन को ऑक्सीजन मिला, Fe3O4 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। सेकंड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि वाटर ने ऑक्सीजन को खो करके वहाँ पर हाइड्रोजन बन गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन को क्या करता है, लॉस करता है, वो रिड्यूस्ड होता है, और जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। और वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूस नहीं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जवाब सही था इस इक्वेशन के लिए, और थर्ड गलत था। तो इसीलिए इसका सी पार्ट आपका ठीक होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें बताना है कौन से इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक के बारे में सभी जानते हो कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज हो, मतलब जो कि हीट दे दे, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो चारों प्रोसेस को हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, तो क्विक लाइम की रिएक्शन हमने पढ़ी है कि CaO प्लस H2O इक्वल टू क्या हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हीट इसमें रिलीज होती है, बिल्कुल होती है जी।
तो फिर हीट इसमें जब रिलीज होती है तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये फर्स्ट बात ठीक हो गई। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है तो हर बार हीट निकले ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि हमने HCl, H2SO4, HNO3 को पानी में घोलने पर अगर वो उसको डाइल्यूट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी हीट जनरेट हो, लेकिन ये हर एसिड के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नींबू को निचोड़ते टाइम ऐसा नहीं होता। नींबू जब पानी में निचोड़ा जाता है तो उस वक्त ऐसा नहीं होता है, तो ये हम नहीं मानेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो जब पानी का इवेपोरेशन हो रहा होगा तो उस वक्त भी कोई हीट जनरेट नहीं होगी, वहाँ पर पानी को इवेपोरेट करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ना कि एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ कैम्पूर, मतलब यहाँ पर कपूर का जलना, ये कैपूर का मतलब यहाँ पर कपूर है जो हम घर पर जलाते हैं, तो उस कपूर के जलने का मतलब कपूर को जलाएंगे तो हीट मिलेगी हमें, तो मतलब ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ सही है। देखो भाई सेकंड और फोर्थ कहाँ दिया है, सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, गलती होगी मेरे से, ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ दिया है हमें क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी में, तो सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।